हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी जो हमारे पास है बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया है एमपी सेट एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम हमारा जो है रीशेड्यूल हुआ था, आपको पता होगा। अब हमारा एग्ज़ाम जो है 1 मार्च को होने वाला है। कब होने वाला है? 1 मार्च को होने वाला है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है क्रैश कोर्स हमारा कब से लॉन्च हो चुका है? जब 11th ऑफ जैन का एग्ज़ाम होने वाला था तभी से हमने ये क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया था। तो आई होप सभी ने अच्छे से ज्वाइन कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी आपके पास बिल्कुल टाइम है। आपके पास पूरा फरवरी है और आपके पास लगभग 10 दिन जो है आपके पास जनवरी के भी हैं, यानी आपके पास 40 दिन, या फिर यूँ कहे कि 35 से 40 दिन आपके पास अभी भी बाकी है कंप्लीट एमपी सेट के लिए। तो इन 35 से 40 दिनों में भी अगर आप लोगों ने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है, 1999 सिर्फ इसकी प्राइस है, जल्दी से परचेस कर लीजिए, क्योंकि अब लास्ट के जो 1+ मंथ बचा है आपको इसमें क्या करना है। ऑब्वियसली आप लास्ट के मंथ में रिवीजन और प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं करने वाले हैं और करना भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं न्यू कुछ टॉपिक स्टार्ट कर दूं तो अब नहीं करना है। 35 से 40 दिन बचे हैं, डेली आपको अच्छे से रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करेंगे आप? रिवाइज कैसे करेंगे? शॉर्ट नोट से करेंगे, जो आई होप सभी ने बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो फटाफट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आपको हमारे कोर्स में शॉर्ट नोट्स का रिवीजन सेशन मिलने वाला है। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स करवाए हैं, आपको फटाफट रिवीजन करवाया है। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने 2 से 3 लेक्चर में, पूरी की पूरी पीडीई, ओडीई, सीओवी, आईई सबको हमने एक 2 लेक्चर में शॉर्ट नोट्स में फटाफट ट्रिक्स के साथ रिवाइज किया है। आपको भी इतने ही क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। शॉर्ट नोट्स नहीं है तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप करने चाहते हैं प्रैक्टिस यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ, अभी भी कोई डाउट रह गए हैं तो आप फटाफट से कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। आपको कोर्स में जो है कंप्लीट हम जो है टॉपिक वाइज मैंने प्रैक्टिस करवाई है, एक टॉपिक की प्रैक्टिस करवाई है। लीनियर एल्जेब्रा के एक टॉपिक की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक टॉपिक की हमने प्रैक्टिस कराई है। सिंगुलरिटी से करी है हमने, आइडेंटिटी थ्योरम, रोचेस थ्योरम, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, लियोवली थ्योरम, एनालिटिक फंक्शन सभी से रिलेटेड सीओवी करी है, आईई करी है। इनफैक्ट हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के भी करे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल के करे हैं। हर एक टॉपिक सेट का जितना भी सिलेबस है सबके हमने टॉपिक वाइज तो प्रैक्टिस करे ही हैं। साथ ही साथ हमने 2024 का पूरा डिटेल में पेपर सॉल्व किया है, 22 का किया है, 2017 का करा है। और ये सब करने के बाद एज यू कैन सी हमारी कंप्लीट प्रैक्टिस चल रही है। क्या चल रही है? कंप्लीट प्रैक्टिस। पूरा का पूरा सिलेबस हम एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका ये 13 नंबर का लेक्चर होने वाला है। इससे पहले 12+ लेक्चर जो है हम बीच में जो है हमारे प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके भी कम से कम 10 से 12 सेशन हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि वो भी कंप्लीट रिवीजन में आते हैं ऑब्वियसली। तो हमारे 25 से 24 लेक्चर जो है 25+ हम कंप्लीट प्रैक्टिस कर चुके हैं। इससे ज़्यादा हम टॉपिक वाइज कर चुके हैं, थ्योरी रिवाइज कर चुके हैं। सारा ही आपको थ्योरी भी मिलने वाला है। तो आपको इन 40 दिनों में बस आपको प्रैक्टिस और रिविज़न की ज़रूरत है, जिससे क्या है आप एमपी सेट फटाफट क्वालिफाई कर सकें। आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि आपको जो है सिर्फ एमपी सेट ही नहीं करना है, आपको 30 अगस्त को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये लगातार तीसरी बार सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर आई है। तो आप इसको बिल्कुल भी लूजली ना लें कि कर देखते हैं क्या होता है। नहीं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आई है, क्योंकि अब जो है लगातार तीसरी बार सेट और एपी आ रही है, तो ऑब्वियसली फैकल्टी काफ़ी फील हो चुकी है। तो इन फ्यूचर अब कब आएगी इसका हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना है, फटाफट से कोर्स ज्वाइन कर लेना है। कोर्स की जो हमारी प्राइस होने वाली है 1999 ही हमारी प्राइस है, जिसमें आपको मिलने वाले हैं यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर। सारे ही मैंने अच्छे से करवाए हैं, टॉपिक वाइज करवाए हैं, एमसीक्यूज फुल लेंथ हम कर ही रहे हैं। शॉर्ट नोट्स के साथ साथ मैंने थ्योरी रिवीजन भी करवाया है, क्योंकि लास्ट में स्टूडेंट का डाउट था कि मैम थ्योरी तो हम बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, अब पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। आप में से भी बहुत से स्टूडेंट होंगे, बीच में दूसरी एग्जाम्स आ गई थी, तो आप सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, कहाँ से शुरू करें। तो आपको कुछ नहीं करना है। शुरू करने का सिंपल सा तरीका है, कोर्स परचेस करना है, रिविज़न सेशन में जाना है ना। रिविज़न सेशन में मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी रिवाइज कराई है। अगर आप ऐसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको 20 से 25 दिन लगेंगे, है ना, बट वही मैंने 2 से 3 लेक्चर में करवाया है।
और ऑब्वियस सी बात है आप फेमिलियर हैं इन सबसे, क्योंकि आपने मास्टर्स में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो आप इन सबसे फेमिलियर है, तो आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। ये करने के बाद आप कॉम्प्लेक्स के टॉपिक वाइज रिवीजन पे चले जाइए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पे चले जाइए। मैंने आपको हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज करवाए हैं। फिर आप मॉडर्न अलजेब्रा पे सारे कर ले, ओडी भी कर लीजिए, पीडी भी कर लिया। सब कुछ करने के बाद आप आ जाइए कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन पर, जो कंप्लीट मैंने आपको एमसीक्यूज की सीरीज करवाई है उसके ऊपर आ जाइए। और फिर देखिए आपकी रिवीजन अगर अभी यहाँ है तो फिर आपकी रिवीजन यहाँ होगी। आप इतने कॉन्फिडेंस में होंगे कि हाँ अब मैं एग्ज़ाम दूंगा भी और क्वालिफाई भी करूँगा। विदाउट नेगेटिव मार्किंग हो रही है एग्ज़ाम, तो आपको बिल्कुल भी ये इसको ग्रांटेड नहीं लेना है कि चलिए करते हैं क्या होता है। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो ये हमारी कोर्स की डिटेल है। आपको जो कुछ नहीं करना है, मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो इस नंबर आप एनी टाइम एसएमएस और कॉल कर सकते हैं, है ना। हमारे जो एमपी सेट के लास्ट एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के 45+ हमने सिलेक्शन दिए हैं, तो आप भी इसमें अपना नाम देखिए, है ना। इन फ्यूचर आप भी हमारी सिलेक्शन लिस्ट में बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। आपको इस नंबर पर कॉल करना है या फिर आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप में आपको सारा ही कंटेंट मिल जाएगा, सारा ही आपको दे दिया जाएगा। सो आई होप आप सभी अच्छे से कोर्स की डिटेल समझ गए होंगे। नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से कर लीजिए। और लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा हमारा रूल बड़ा ही सिंपल है। हमारे प्रैक्टिस सेशन के कुछ रूल्स हैं। सिंपल सा रूल है, आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको जो है सॉल्यूशन देखना है। सेट में मार्किंग कुछ इस तरीके से होती है। +2 होता है करेक्ट पर, ये तो विजिबल नहीं है आई थिंक, तो मैं वाइट कलर ही ले लेती हूँ। यस, +2 होता है करेक्ट आंसर पर। और नेगेटिव मार्किंग एमपी सेट में नहीं होती है, लेकिन अब से एपी में भी होने वाली है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो आपको अगर आपका वीडियो को पोस्ट करने के बाद आंसर सॉल्व करेंगे, अगर आपका आंसर सही निकलता है तो खुद को +2 मार्क्स करेंगे, अगर गलत निकलता है तो 0 करेंगे। और सेशन की एंड में आप देखेंगे कि आपको कितने आउट ऑफ कितने मिल रहे हैं। अपने आप को इवेल्युएट करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप क्वेश्चन में मिस्टेक निकालें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज इक्वल्स टू वॉट। ये जो हमको लिमिट दी है इसकी वैल्यू क्या आएगी। वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप आप सभी ने वीडियो को अच्छे से पढ़ जो है क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं। हमें निकालनी है लिमिट ऑफ n फैक्टोरियल और इसकी पावर 1/n/n। तो मैं इस सीक्वेंस को कंसीडर कर लेती हूँ bn। क्यों? क्योंकि हम जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं तो कुछ सर्टेन टाइप की हम सीक्वेंसेस पढ़ते हैं और कुछ अलग टाइप के टेस्ट भी पढ़ते हैं। अब पावर 1/n देखकर आपको याद आ जाना चाहिए कि हम कौन सी इसमें लिमिट के लिए कौन सी थ्योरम यूज करने वाले हैं। बताइए। यस, यू आर करेक्ट। हम करने वाले हैं कोशी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। कोशी की जो सेकेंड थ्योरम होती है लिमिट के ऊपर, वो हम यूज करने वाले हैं। क्या होती है थ्योरम? थ्योरम होती है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n। अगर आपको ये रूट वाली लिमिट अगर निकालनी है तो इसकी लिमिट क्या होगी? इसकी लिमिट होगी इस रेशो के बराबर होगी। इस रूट की लिमिट इस रेशो के बराबर होगी। ऐसा कोशी थ्योरम का, कोशी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट का स्टेटमेंट है। तो आप कहें, आपको 1/n देखकर ही पहचान जाना है कि ये कोशी सेकेंड थ्योरम का लिमिट है। तो अब मैं a को सपोज करूंगी। मैंने सपोज किया है कि an क्या है, n फैक्टोरियल n की पावर n है। अगर मैं an की पावर 1/n करती हूँ तो वही तो मेरा bn बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बन जाता है। मतलब मेरा bn क्या है, an की पावर 1/n। तो अगर मैं इस an की पावर 1/n की लिमिट निकाल लेती हूँ तो वही मेरा आंसर होगा। तो हम सबसे पहले an को पीछे लिख लेते हैं। an जो हमारा होने वाला है n फैक्टोरियल और n की पावर 1/n, सॉरी n की पावर n। हमें निकालनी है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n। 1/n पावर क्वेश्चन में देखकर ही आपको समझ जाना है कि आपका जो है क्वेश्चन कोशी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स का है।
इसकी लिमिट क्या होती है, इस रूट की लिमिट, इस रूट वाली लिमिट जो है, रूट वाली सीक्वेंस है, इसकी हमको लिमिट किसके बराबर निकलती है, इस रेशो के बराबर निकल जाती है। तो चलिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि इन जनरल पावर 1/n निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए तो थ्योरम डेवलप करी जाती है कि जो कैलकुलेशन हमको जनरली टफ लगती है उसको कैसे ईजियर बनाया जाए। an+1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n+1 हम लिख देंगे। n+1 का फैक्टोरियल, n+1 की पावर n+1 डिवाइड में an है, मतलब हमें डिवाइड बना के ये an लिखना है। तो हम जगह देखिए, हमारे पास स्पेस भी कम होती है, टाइमिंग भी कम होती है और स्पेस भी कम होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 2 स्टेप एक साथ कर सकें। ये डिवाइड के भी डिवाइड में लिखूंगी तो ऊपर जाकर ये उल्टी तो होनी ही है, तो मैंने पहले से ही उसको उल्टा लिख दिया। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n बाहर और n+1 बाहर और n का फैक्टोरियल, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रूल होता है n फैक्टोरियल बराबर n-1 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो वही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई करा है। डिवाइड में क्या करेंगे, n+1 को अलग लिख लूंगी, है ना, और n+1 की पावर n को मैं अलग लिख लूंगी। n की पावर n ऐसा ही और n फैक्टोरियल भी ऐसा ही। ये मैंने अलग अलग क्यों करा है आगे आपको पता चल जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो बचने वाला है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1 की पावर n, यही हमारे पास बचने वाला है। तो आगे यहाँ तो जगह नहीं है, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। हमारे पास जो बचेगा लिमिट, वैसे तो मैं बहुत सारी स्लाइड ऐड कर सकती हूँ, पर मैं चाह रही हूँ कि सारे आंसर आपको एक जगह ही मिल जाए। हम क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे, तो हमको ये मिलने वाला है। अब जो डिवाइड में नंबर है वो बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, 1+1/n की पावर n। ये किसको कन्वर्ट करता है, e को कन्वर्ट करता है एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी ये क्या बनने वाला है, 1/e, और यही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है। इस वाली सीक्वेंस की लिमिट क्या मिलने वाली है हमको, 1/e। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को देखकर आपको आइडिया कैसे होगा कि करना क्या है, तो आपको आइडिया होगा पावर 1/n देखकर। जब भी पावर में 1/n दिख जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए आपको कॉशी सेकेंड थ्योरम लगानी है ऑन लिमिट, है ना, कॉशी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट आपको अप्लाई करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। +2 और 0 जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं असाइन कर लीजिए खुद को फटाफट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए हम ट्राई करेंगे। देखिए, आपकी थ्योरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, थ्योरी और कॉन्सेप्ट जो रिजल्ट हम पढ़ते हैं वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और उसका क्या बेनिफिट हो, आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखकर मुझे पता चले कि आंसर पता ना चले। ऑब्वियसली देखकर सीधा आंसर किसी को पता नहीं चलता, हमें ये पता चलना चाहिए कि मेरे पास क्या एल्गोरिदम हो सकता है, कौन सा एल्गोरिदम मैं अप्लाई करूँ कि मुझे इसका आंसर मिल जाए। जैसे कि जिसने कॉशी सेकेंड थ्योरम पढ़ी होगी, जिसने अच्छे से डिटेल में पढ़ी होगी, उसी को पता चल पाएगा कि पावर 1/n देखकर मैं क्या करूँ, कॉशी सेकेंड थ्योरम अप्लाई करूँ। अदरवाइज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/∞, इन्फिनिटी ये कैसा फॉर्म बना, इस पे तो बहुत ज़्यादा ही अजीब सा बन गया है ना, ये तो बिल्कुल अनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई है। तो आपको क्या है, अगर रिजल्ट टिप्स पे होंगे तो आपको फटाफट पता चलेगा कि अच्छा पावर 1/n देखकर कॉशी सेकेंड थ्योरम लगानी है। और लगाने के बाद कॉशी सेकेंड थ्योरम याद भी तो होनी चाहिए, है ना। अब इसमें क्या है, जो है प्रीवियस एक सेशन में हमने क्या करा था कि एक जो था मैंने आंसर देखा था, किसने करा था सॉल्व करके, an ऊपर और an+1 नीचे कर दिया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि बड़ी वाली नंबर ऊपर आएगा, an+ बड़ा वाला ऊपर और an नीचे। अदरवाइज अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर a हो जाएगा, है ना, इसलिए वो भी ध्यान रखेंगे ऊपर कौन सी टर्म है। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन है तो आपको ऑब्वियसली मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले रियल का था, अब ये मॉडर्न अलजेब्रा का है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज अ ट्रिवियल सेंटर। इन चारों में, ये जो चार अलग अलग तरह के ग्रुप हैं, इनमें से ट्रिवियल सेंटर किसका होगा। ट्रिवियल का मतलब समझिए, ट्रिवियल पहले तो सेंटर को ZG से लिखते हैं। ट्रिवियल का मतलब पूरा का पूरा अकेला आइडेंटिटी मिलेगा, याद है ना।
ट्रिवियल का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मिल जाए, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो कहा जाता है ट्रिवियल सेंटर। तो अब हमें देखना है कि ट्रिवियल इनमें से किस केस में सेंटर में हमको जो है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट मिलने वाला है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। एक रिजल्ट होता है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यूब, एवरी नॉन abelian group of order PQ has P एलिमेंट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इन एवरी नॉन abelian ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ सेंटर ऑफ जो होता है G का, उसकी कार्डिनलिटी P होती है। ये रिजल्ट होता है, हर एक नॉन abelian ग्रुप जिसकी कार्डिनलिटी P क्यूब हो उसके सेंटर में P एलिमेंट होते हैं। अगर आपको ये रिजल्ट याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है रिजल्ट तो आपको क्या करना है, काउंटर एग्जाम्पल आपको जो है फाइंड करना है। तो हम जो है वेट अ मिनट, मेरे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है तो मैं साइलेंट ही कर देती हूँ मोबाइल। इम्पोर्टेंट तो है हालांकि, बट आई हैव टू डू इट। ओके, तो हमें क्या करना है, अगर आपको थ्योरम याद है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको काउंटर एग्जाम्पल फाइंड करना है। ग्रुप थ्योरी में हम इतने सारे ग्रुप्स के साथ डील करते हैं अलग अलग टाइप के, कि इसको पी क्यूब को देखकर आपको काउंटर एग्जाम्पल आ जाना चाहिए। Q8 अगर मैं ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम Q8 अगर हम ले लें तो कोई प्रॉब्लम, अगर हम इसका एग्जाम्पल ढूंढे Q8 क्या होता है, नॉन अबेलियन भी होता है, क्वाटरनेरियन का ग्रुप, नॉन अबेलियन भी होता है, इस तरह का होता है, +-1 +-i +-j +-k, इस तरह का होता है। और सारे ये क्या है, 8 ऑर्डर का है, देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 यानी 2 की पावर क्यूब है। और इसका जो सेंटर होता है, इसके सेंटर में हमारे पास क्या आते हैं, 1 और -1 दोनों आते हैं, जो कि ट्रिवियल तो नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी तो नहीं है, 1 और -1 दोनों आते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा डिस्कार्ड ही हो गया, गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। हम बाय डेफिनेशन भी, बाय थ्योरम भी जा सकते हैं, बाय काउंटर एग्जाम्पल भी जा सकते हैं। काउंटर एग्जाम जितने ज़्यादा हम ग्रुप्स के साथ डील करेंगे उतने ही ज़्यादा हम स्टेटमेंट डिस्कार्ड कर पाएंगे। अगला पूछा है कि अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कोई भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप ले लीजिए, उसके सेंटर में कुछ भी नहीं आएगा, मतलब वो ई अकेला आएगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या, अगर कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, इम्प्लाई वो साइक्लिक ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, इम्प्लाई वो अबेलियन है, साइक्लिक इम्प्लाई अबेलियन। और अगर एक थ्योरम होती है कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो उसके सेंटर में पूरा का पूरा जी आता है, क्योंकि सेंटर क्या होता है, सेंटर में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। अबेलियन में तो हर एक एक्स वाई आपस में कम्यूट करता है, अबेलियन मतलब कम्यूटेटिव ग्रुप, सारे के सारे आपस में कम्यूट करते हैं, तो सारे के सारे उठ के सेंटर में चले जाएंगे, तो सेंटर अकेला थोड़ी ना रह जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से हमारे पास हो जाता है गलत। अब अगला पूछा है अ नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप और अ ग्रुप ऑफ इन्वर्टिबल एन क्रॉस एन मेट्राइसेस, दोनों ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ, डी में जो ग्रुप है वो है GLNR, ग्रुप ऑफ यही है इन्वर्टिबल एन क्रॉस एन मेट्राइसेस। बिल्कुल, इसमें क्या आती है हमारी, ऐसी एन क्रॉस एन की मेट्राइसेस आती हैं सच देट इनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए ओवर आर, क्योंकि आर फील्ड ली है हमने। ऐसी जो मेट्राइसेस है इसका सेंटर क्या बनता है, तो इसका एक स्पेशल सेंटर बनता है। पहले तो इसको बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप ओवर आर ऑफ एन क्रॉस एन मेट्राइसेस। इसके सेंटर में आती है स्केलर मेट्राइसेस A0 मैंने 2x2 के लिए बता दिया है, आप चाहे तो 3x3 के लिए भी अलग अलग तरह के सभी के लिए आप लिख सकते हैं। तो इसके जो सेंटर में आती है वो आती है n क्रॉस n मेट्राइसेस। किस टाइप की मेट्राइसेस, स्केलर स्केलर टाइप की मेट्राइसेस आती हैं, और ऑब्वियसली A नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। तो ये क्या होती है हमारी, जो होती है सेंटर में आते हैं ये सारे एलिमेंट, तो इसका सेंटर भी नॉन ट्रिवियल तो नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रिमेनिंग रह जाता है, वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या बोले, अ नॉन अबेलियन और सिंपल ग्रुप, इसके सेंटर में कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा देख लीजिए। सी का कहना है पहली बात तो वो नॉन अबेलियन हो,
नॉन अबेलियन मतलब सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट ना करते हो। दूसरी बात वो सिंपल हो। देखिए नॉन अबेलियन की वजह से क्या हो जाएगा, सेंटर पूरे के पूरे जी के बराबर नहीं हो पाएगा। सिंपल का मतलब क्या होता है, जिसके पास नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो, मतलब इसके पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो। नॉर्मल सब ग्रुप में भी सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं, तो इसके पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो, एक तो ई हो और एक जी हो। तो अब हमारा जो है जी के बराबर तो ये हो नहीं पाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ई के बराबर ही होना पड़ेगा। जस्ट वेट अ मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना पड़ेगा। आई होप आई एम ऑडियोबल। तो फटाफट मैं चेक कर लेती हूँ मैं ऑडियोबल हूँ कि नहीं, अदरवाइज आगे का सेशन तो है हमारा बिना वॉइस के ही निकल जाएगा। माइक हेलो, ओके पूरा है माइक। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये जो है 4th टाइम उनका कॉल आ गया था, इसलिए मुझे अटेंड करना पड़ा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई, सॉरी। तो जो हमारा क्वेश्चन था, कहाँ थे हम, हाँ हम यहाँ थे। हमारा ग्रुप इस तरीके से, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने अच्छे डिटेल में समझाया है। आप ये ना सोचे कि इतना टाइम टेकिंग क्यों हो रहे हैं क्वेश्चन के, इतने लेंथी क्वेश्चन आते हैं, ये टाइम टेकिंग नहीं है, ये विद इन हम 30 to 35 सेकेंड और मोर ओवर जो हम 40 सेकेंड्स में इनको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है। मुझे इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना इस सेशन का पर्पस नहीं है कि हम बिल्कुल आंसर टिक कर दे वाई ऑप्शन सी करेक्ट, ये है ना, यहाँ पर वाई ऑप्शन सी करेक्ट ऐसा करके हम आगे बढ़ जाएं, बट हमें ये भी देखना है वाई ए बी डी इनकरेक्ट, तभी तो हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होंगे, इसलिए आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक सिंपल सी चेन पर बेस्ड है, और वो चेन हम इतनी बार पढ़ चुके हैं हमारे सेशंस में ऑब्वियसली। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपको देखना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, आप बिल्कुल सोल्व करिए। इतने में लिख देती हूँ चेन, जो चेन हम रिंग थ्योरी में बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा बार पढ़ते हैं, है ना, ये होती है हमारी फील्ड, FIELD फील्ड, ये हमारी चेन होती है। फील्ड इम्प्लाई यूक्लिडियन डोमेन, जितनी भी फील्ड है सारी यूक्लिडियन डोमेन है, जितने भी यूक्लिडियन डोमेन है सारे के सारे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, और जितने भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है सारे के सारे क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होते हैं। ये जो होती है चेन होती है हमारे पास ED PID UFD वाली, तो इस चेन से देखना है हमें, जो चेन होल्ड कर रही है वो ट्रू, बाकी इनकरेक्ट। ED इम्प्लाई PID बिल्कुल, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें देख लेंगे पहले करना क्या है, फॉल्स ढूंढना है।
यूएफडी इम्प्लाई ईडी, पलट के ये कभी भी ट्रू नहीं होती है, कॉन्वर्स इनका ट्रू नहीं होता है, तो यही स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। ईडी इम्प्लाई पीआईडी, पीआईडी इम्प्लाई यूएफडी, तो ईडी इम्प्लाई यूएफडी, ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और पीडी इम्प्लाई यूएफडी, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास है फॉल्स हो जाता है ना, क्योंकि ये जो है कॉन्वर्स इनका किसी भी केस में कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू इन एनी केस, किसी भी तरह के जो केस में है इनका कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता है। हर एक पीआईडी ईडी हो, हर एक यूएफडी पीआईडी हो, यूक्लिडियन डोमेन फील्ड हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम जेड को देख लें, जेड क्या हो जाता है, पीआईडी बन जाता है, ईडी बन जाता है, पर ये फील्ड तो होता ही नहीं है, नॉट अ फील्ड होता है। इस तरीके से और भी हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल होते हैं। तो आपका होमवर्क रहेगा, ऑब्वियसली सेशन में मैं होमवर्क भी देती हूँ, आपका होमवर्क रहेगा इसका काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना। इस चेन से आपने तो डिस्कार्ड कर दिया, 3 ऑप्शन आपके सही है, मतलब ऑब्वियसली ये गलत है, तो इसका काउंटर एग्जाम्पल क्या आएगा। ऐसी रिंग ढूंढना जो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है बट यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको करना क्या है, होमवर्क ऐसा नहीं है कि आपको बाद में करना है, जब आप ये सेशन देखेंगे, जब आप ये स्लाइड सॉल्व करेंगे, तब आपको यहीं पर वो काउंटर एग्जाम्पल लिखना है, यहीं पर वो लिखना है, ये आपका होमवर्क है। उसी वक्त अपने नोट्स खोल के देख लीजिए या फिर सोचिए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन, इसमें के काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, बट सिंस ये सर्टेन एक पैटर्न है जो आता जाता है, आता ही रहता है एग्जाम में, इसलिए हम इस पे क्वेश्चन लाए हैं। द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म फ्रॉम Z8 to Z20, Z8 से Z20 पर कितने ग्रुप होमोमोर्फिज्म होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोल्व करना है, अपनी मार्किंग भी करते रहे +2 और 0। तो एक रिजल्ट होता है ग्रुप थ्योरी बेस्ड ऑन रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म, नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म, ग्रुप होमोमोर्फिज्म फ्रॉम Zn से Zm तक, Zn से Zm तक कितने ग्रुप होमोमोर्फिज्म होते हैं, वो होते हैं GCD ऑफ n, n। हमें यहाँ पर GCD ही निकालना है, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हमें निकालना है GCD ऑफ 8,20। 8,20 का GCD क्या होगा, क्या 8 होगा, नहीं। 1 होगा, ऑब्वियसली नॉट। 0 होगा, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो Z8 से Z20 पर 4 ग्रुप होमोमोर्फिज्म होंगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ रिजल्ट है तो जी नहीं, हम इसको जो है बाय इसकी ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी जा सकते हैं। Z8 से Z20 तक अगर आपको ग्रुप होमोमोर्फिज्म निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इसके नॉर्मल सब ग्रुप ढूंढेंगे कि इसके कितने नॉर्मल सब ग्रुप हैं, फिर उन नॉर्मल सब ग्रुप से हम क्या बनाएंगे, इसका कोशेंट ग्रुप बनाएंगे, है ना। कोशेंट ग्रुप बनाएंगे, मान लीजिए पहला N1 है, दूसरा N2 है, N3 है, इस तरह के नॉर्मल सब ग्रुप। और मान लीजिए ये G है, तो हम ये इस तरह के G/Ni करके अलग अलग कोशेंट ग्रुप बनाएंगे। ये किसी ना किसी Gi के आइसोमॉर्फिक निकलेंगे। अब ये ऐसे Gi, ये Z20 कितने कंटेन करता है, कितने Gi हैं जो Z20 के पास होते हैं। मान लीजिए इसके पास 5 Gi हैं, किसके पास है, Z20 के पास, तो यहाँ से 5 होमोमोर्फिज्म मिल जाएगा। मान लीजिए कि N1 जब हमने रखा तो N1 के करस्पॉन्डिंग G1 बना और इसके पास ऐसे 5 G1 है, तो 5 होमोमोर्फिज्म मिल गए। फिर N2 के लिए फिर 3 मिल गए। ऐसे करके हम टोटल होमोमोर्फिज्म की काउंटिंग करते हैं। ये मेथड मैंने आपको अच्छे से बताई है थ्योरी सेशन में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, पढ़िए और सॉल्व करिए। क्या है ये वाला क्वेश्चन, जो है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट ये PYQ इसलिए मैं लेके आई हूँ। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं, कुछ तो होते हैं इजी लेवल के जो सिंगल करेक्ट में हो जाते हैं, सिंगल टिक में, और मोस्ट ऑफ दी रहते हैं मॉडरेट लेवल के, जो क्या है थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन मांगते हैं। और कुछ 2-5% रहते हैं टफ, जो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन मांगते हैं, जिनको लास्ट में करना होता है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आप टफ क्वेश्चन पकड़ के बैठ जाएं और पूरे 25 मिनट तक एक ही क्वेश्चन सोल्व करा आपने MP सेट के पेपर में, तो फिर तो सेंटर वाले खुद ही आपको बाहर छोड़ के आएंगे। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 100 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर जो किससे डिविजिबल बाय हो, ना तो 2 से, ना 3 से, ना 5 से, नन लिखा है, ध्यान से देखेंगे। ऐसे 100 से छोटे ऐसे नंबर निकालने हैं जो ना तो 2 से डिविजिबल हो,
ना 3 से डिविजिबल हो, ना ही हमारे किससे डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको करना है सबसे पहले। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सबसे पहले सपोज करिए मैंने ए में ऐसे एलिमेंट माने हैं जो किससे डिविजिबल हैं, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल है। बी में ऐसे माने हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं। सी में ऐसे माने हैं जो डिविजिबल बाय 5 है। तो सबसे पहले ए निकालते हैं। ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, याद है ना आपको, ये इंडेक्स, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कितना हो जाएगा 50। बी के लिए निकालेंगे, बी के लिए ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा 33 होएगा ना, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे सी के लिए, सी की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगा 20। यहाँ पर इंटीजर नंबर नहीं आता है डिवाइड करने पे, ऑब्वियसली आप जब 3 को 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। बट ये जो डिब्बा होता है ना, इसका एक चमत्कार होता है कि इससे बाहर सिर्फ इंटीजर ही निकलता है। जैसे मोड से बाहर सिर्फ प्लस निकलता है, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इससे बाहर सिर्फ इंटीजर निकलता है। तो हमने क्या करा है कि ए से डिविजिबल होने वाले इतने बी सी के लिए, अब हम पहले तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ए से भी तो नंबर होंगे जो तीनों से डिविजिबल हो रहे हों। तो इनका एलसीएम कितना है 30। तो मैं डी किसको मानती हूँ 30 को, है ना, डी में किसको मानती हूँ 30 को। डी में किसको, है ना 30 को, या फिर ऐसा लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वो कितना हो जाएगा 100/30। तो ये तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 3, कितना हो जाएगा 3। अब हमने क्या करा है, इनका मतलब है 2 से कितने डिविजिबल होंगे, 3 से कितने डिविजिबल होंगे, 5 से कितने डिविजिबल होंगे, और तीनों से कितने डिविजिबल होंगे। हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इनको छोड़ दो, इनके अलावा ऐसे कौन से हैं जो इनसे डिविजिबल ना हो। मतलब अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूं, उसका मतलब है ए से कितने डिविजिबल होंगे, बी से कितने होंगे, सी से कितने होंगे, तीनों से कितने होंगे। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसको हटा दो, 100 में से इसको हटा दो, तब कितने डिविजिबल, इसका उल्टा चाहिए, 1 - ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 1 नहीं 100, इट्स 100, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी नहीं है तो मैं 1 माइनस कर रही हूँ, इट्स 100। तो हम 100 को एज इट इज लिख लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला याद है आपको, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये दोनों साइड जो मैं डिब्बे बना रही हूँ ना, इनको कार्डिनलिटी बोला जाता है। आई होप इतना आपको पता होगा। कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अभी तो और भी बहुत कुछ हमको निकालना है। ये होता है प्लस, मेरा पेन वर्क क्यों निकला, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ये फॉर्मूला होता है जो हम 12th में पढ़ते हैं। तो चलिए अब इस फॉर्मूले में हम रखते हैं वैल्यू। हमने जो है ये वाली हमने इंटरसेक्शन वाली कार्डिनलिटी नहीं निकाली है, तो इंटरसेक्शन वाली कार्डिनलिटी भी निकाल लेते हैं। देखिए इंटरसेक्शन वाली कार्डिनलिटी हम क्या करेंगे, एलसीएम कर करके हमको निकालनी पड़ेगी। तो यहीं पर निकाल लेते हैं साइड में, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो 2 से भी डिविजिबल हो 3 से भी डिविजिबल हो, मतलब 6 से, इनका एलसीएम 6 होता है। तो 6 के लिए कितना आएगा 16, है ना, डिवाइड करके देखेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो किससे डिविजिबल हो, 3 से भी हो और 5 से भी हो, मतलब 15 के लिए। तो 15 के लिए कितना आएगा, 15 15 3 15 चौक 60 6 90, है ना, बिल्कुल इसके लिए भी 6 आएगा। और फिर हम निकालने वाले हैं सी इंटरसेक्शन ए, जो क्या हो 3 से भी डिविजिबल हो और क्या हो हमारा 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो इसके लिए आ जाएगा 10। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले 100 माइनस ए की कार्डिनलिटी कितनी आई है 50 33 और 20, 50 33 20। इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी कितनी आई है, इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी आई है 3, माइनस इन तीनों को ही लिखना है 16 + 6 + 10। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 100 एज इट इज, इसको आप सोल्व करके देख लेंगे, ये जो आंसर आने वाला है, ये आंसर आने वाला है 74। अब इनको माइनस करेंगे तो 26, यानी 26 ऐसे नंबर हैं, 26 हमें ऐसे इंटीजर मिलने वाले हैं जो
ना तो 2 से डिविजिबल होते हैं, ना 3 से डिविजिबल होते हैं, ना 5 से डिविजिबल होते हैं, है ना। 2 3 5 से नहीं होते, मतलब 6 से भी नहीं होते हैं, 3 दूना 6। इनका एलसीएम 15 से भी नहीं होते हैं, 30 से भी नहीं होते हैं, 10 से भी नहीं होते। इस तरीके से सारे ही क्या है, डिविजिबल नहीं होते। ऐसे हमको मिलने वाले हैं 26 एलिमेंट। ये इंडेक्स वाला फॉर्मूला है, आई होप आपने पढ़ा होगा। बेसिक नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं हम इसको। एलजेब्रा से भी अगर एडवांस मतलब बिल्कुल कोर में कहा जाए तो नंबर थ्योरी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एलजेब्रा से काफ़ी कर लिए, लीनियर से भी कर लिए, अब थोड़े कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। क्या है, इफ एफ जेड इज एन एंटायर फंक्शन सच दैट रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज बाउंडेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर आपने मेरे सेशन देखे हैं तो मैंने आपको एक लिस्ट लिखवाई थी, एक बहुत ही लंबी लिस्ट लिखवाई थी। लिस्ट काई की थी कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने एक लिस्ट लिखवाई है, कंडीशंस फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर कोई एनालिटिक फंक्शन कब कब हो सकता है, उसकी मैंने आपको कोई 15 से 16 कंडीशंस बताई थी डायरेक्ट, है ना, जब हमने लियोवली थ्योरम पढ़ी थी। और मैंने कहा था कि उसकी जगह खाली छोड़ेंगे हम, बाद में भी धीरे धीरे करके हमने उसमें ऐड करा था। तो ये क्वेश्चन हमारी लिस्ट का ही है। अगर किसी फंक्शन एफ क्या है, एनालिटिक है, फंक्शन क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए, और उसका रियल पार्ट क्या हो जाए, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए। तो फंक्शन एनालिटिक है, रियल पार्ट बाउंडेड है, एनालिटिक हो या इंटायर हो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये सब क्या होते हैं, लियोवली थ्योरम के जो कोरोलरीज होती है, उसी की कोरोलरी है, उसी की एप्लीकेशन से ही हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन का रियल पार्ट बाउंडेड हो जाए, इमेजनरी पार्ट बाउंडेड हो जाए, है ना, इमेजनरी पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, वी से। अगर वी हमारा बाउंडेड हो जाए, रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 हो जाए, इमेजनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 हो जाए, मॉडुलस बाउंडेड हो जाए, आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट हो जाए, कॉन्जुगेट भी एंटायर हो जाए, ये सारी आर्ग्यूमेंट बाउंडेड हो जाए, ये सारी जो हमने पूरी लिस्ट में कंडीशंस लिखी थी कि अगर ये कंडीशन हो जाती है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ये सब जो रहते हैं एबीसी थ्योरम जो है हमारे लियोवली थ्योरम, ए प्लस बी इक्वल सी, एनालिटिक प्लस बाउंडेड इम्प्लाई कांस्टेंट, ये एबीसी थ्योरम हमने करी थी, उसी की ये सारी क्या है, कोरोलरीज हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत के ये हो जाएगा कांस्टेंट। फिर यहाँ लिखा एफ जेड फॉर सम, ये तो चलो ऑप्शन ही ठीक से प्रिंट नहीं हुआ, बट ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा डायरेक्टली। एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ही क्वेश्चन है, काफी ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या है अगला क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन को पढ़ते रहें, +4 -2 मार्क करते रहें। क्या है, इन एनी नेबरहुड ऑफ एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी जो है उसके नेबरहुड में एफ अज्यूम करता है, मतलब क्या क्या वैल्यू वो अटेंड कर सकता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अटेंड नहीं करता है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अटेंड कर लेता है, एक को छोड़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर कुछ गिनती चुनती के एलिमेंट ही फाइनाइटली मैंने मतलब गिनती के, और सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को अटेंड कर लेता है। तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी है ना, बिल्कुल हमने अच्छे से पढ़ी है इसको 2-3 बार। आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड भी हो, इसेंशियल सिंगुलरिटी भी हो। पहली तो आइसोलेटेड की डेफिनेशन ही यही होती है ना, कि ऐसी सिंगुलरिटी एफ जेड अटेंड करे, है ना, जो आइसोलेटेड मतलब जो अकेली हो। बट हमने इससे भी क्लियर एक थ्योरम पढ़ी है, कैसुराटी-वेस्ट्रास थ्योरम, है ना, कैसुराटी-वेस्ट्रास थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है और हमारी जेड क्या है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, तो इसका जो क्लोजर हो जाता है, इसके नेबरहुड का, माफ करिएगा, हमारा जो नेबरहुड है जेड का, है ना, इसका जो क्लोजर हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो मतलब इसका नेबरहुड क्या हो जाता है, डेंस हो जाता है। यानी कि इसका नेबरहुड, या फिर ये फंक्शन कहें, फंक्शन एफ जेड अटेन एवरी वैल्यू इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड, मतलब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड समझते हैं ना, मतलब ये जेड है, ये जेड का नेबरहुड, तो जेड को ही काट के फेंक देते हैं कि आप निकलो बाहर, पंचर कर देते, पंचर नेबरहुड है ना, ऐसा छेद हो जाता है। तो इस डिलीटेड नेबरहुड में जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी एफ जेड अटेंड करता है, लेकिन छोड़ने की बारी आए तो एक छोड़ सकता है, एक वैल्यू छोड़ना उसको अलाउड होता है। ये होती है कैसुराटी-वेस्ट्रास थ्योरम।
हमने अपने सेशन में पढ़ी है, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि सारी ही वैल्यू अटेंड करेगा डिलीटेड नेबरहुड में। लेकिन अगर छोड़ना चाहे तो एक वैल्यू छोड़ सकता है, क्योंकि हम z को क्या करते हैं, हटा देते हैं वहाँ से कि आप z को ना लीजिए, क्योंकि उसी की चारों ओर के नेबरहुड में क्या है, सिंगुलरिटी है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। केसोराटी-विस्ट्रास थ्योरम हम पढ़ते हैं, है ना, कि इसका नेबरहुड क्या हो जाता है, डेंस हो जाता है, और इसका नेबरहुड जो है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में सारी ही वैल्यू अटेंड करता है, सारी ही वैल्यू अटेंड करता है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन समझते हैं ना, सी में इन्फिनिटी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हमको एक ग्रुप दिया गया है विद मल्टीप्लीकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ही इनका बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये जी क्या है, पहली बात तो ये ग्रुप ही नहीं है। अगर ये ग्रुप है तो Z2 क्रॉस Z2 का आइसोमॉर्फिक है, या फिर ये आइसोमॉर्फिक है एक सब ग्रुप के, Z8 का कोई सब ग्रुप उसके आइसोमॉर्फिक है, या फिर ये C+ का सब ग्रुप है। तो देख लेते हैं, चलिए। तो जी जो है हमारा वो है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसका एक बहुत ही अच्छा नाम होता है ना। पहली बात तो ये ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के फोर्थ रूट मैंने आपको एक सेशन में बताए थे, थर्ड रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो हमको पता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही हमारी जो पॉलिनोमियल होती है ये x की पावर 4 -1, माफ करिएगा, x की पावर 4 बराबर 1, इससे जो 4 रूट निकलते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वो होते हैं +-1 + आयोटा। ये क्या बनाता है, ये साइक्लिक ग्रुप बनाता है, ऐसा वैसा ग्रुप भी नहीं। कैसा ग्रुप बनाता है, ये साइक्लिक ग्रुप बनाता है। इसका जनरेटर होता है आयोटा, जैसे आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1, और फिर यही नंबर रिपीट करते हैं। तो ये ऐसा वैसा भी नहीं, साइक्लिक ग्रुप बनाता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए बोल रहा है कि आप ग्रुप ही नहीं बनाएंगे, वो गलत। अब बोल रहे हैं अब इसमें 4 एलिमेंट, ऑब्वियसली 4 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बनाता है। तो क्या ये Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा? तो हमारा Z2 क्रॉस Z2 जो है, Z2 क्रॉस Z2 वो होता है आइसोमॉर्फिक K4 के। किसके? क्लेन्स 4 ग्रुप। क्लेन्स 4 ग्रुप पढ़ते हैं ना आप, क्लेन्स 4 ग्रुप, उसके आइसोमॉर्फिक होता है। ये ग्रुप जो है अबेलियन तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अबेलियन तो होता है, बट ये क्या होता है, नॉन साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक होता है क्लेन्स 4 ग्रुप। तो अब हमारा जी तो निकल के आया साइक्लिक, तो क्या कोई साइक्लिक ग्रुप का भी आइसोमॉर्फिक हो सकता है नॉन साइक्लिक ग्रुप के? नहीं। तो Z2 क्रॉस Z2 भी ये नहीं हो पाएगा, तो बी भी करेक्ट नहीं है। फिर पूछा है इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ Z8। बिल्कुल, Z8 के एक सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, वो होता है Z4। Z4 के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। C+ का सब ग्रुप नहीं होता है, C* का सब ग्रुप होता है ये। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, रेस्ट हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा से आया है थोड़ा क्वेश्चन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छे से पढ़ना है इसको, और ध्यान से देख लीजिए ये बात क्या लिखा है, नॉट ट्रू। एग्जाम में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये सारी चीज़ें को अच्छे से अंडरलाइन कर लें, है ना। क्योंकि होता क्या है, हम इतनी स्पीड में रहते हैं, नॉट करेक्ट पूछा है पढ़ते ही नहीं है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट निकला टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, तो इससे तो रेस्ट 3 हमने पढ़े ही नहीं। तो अच्छे से देख लेना है कि नॉट ट्रू पूछा है, गलत बात कौन सी है वो पूछी है। तो ये रिजल्ट क्या कहता है, चलिए। एक्स एंड वाई सिमिलर मेट्राइसेस है, 2 सिमिलर मेट्रिक्सेस हैं, मेट्राइसेस हैं, तो कौन सी बात नॉट ट्रू है? कह रहे हैं एक्स और वाई के पास सेम आइगन वैल्यू होने वाली है, सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होने वाली है, इनके पास सेम नलिटी होने वाली है, या सेम इनके आइगन वेक्टर होने वाले हैं। तो एक रिजल्ट होता है सिमिलर मेट्राइसेस जो होती हैं, सिमिलर मेट्राइसेस समझते हैं ना, अगर बी और ए सिमिलर हैं तो पी इनवर्स ए पी, जहाँ पी क्या होती है, एक डायगोनलाइजेबल और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। तो ये जो रिलेशन होता है सिमिलरिटी का रिलेशन होता है कॉन्जुगेट होने का, तो ए और बी सिमिलर होते हैं।
तो जो सिमिलर मेट्राइसेस हैं, जो हमारे सिमिलर मेट्राइसेस हैं, उनकी कुछ 6-7 चीज़ें सेम होती हैं। और ये मैं आपको 6-7 चीज़ें 6-7 बार बता चुकी हूँ, है ना। हम इतनी बार तो इसको कर ही चुके हैं, है ना। JCD टर्म याद रखने का तरीका है JCD टर्म, यानी कि दो सिमिलर मेट्राइसेस की जॉर्डन फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है वो सेम होती है। दोनों के डिटर्मिनेंट सेम होते हैं। दोनों का ट्रेस सेम होता है। दोनों की आइगन वैल्यूज सेम होती है। दोनों की रैंक सेम होती है। और दोनों की मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम होती है। मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम होती हैं। इतनी 7 चीज़ें जो हैं हमारी दो सिमिलर मैट्रिक्स की सेम होती हैं। तो आइगन वैल्यू सेम होती है, ट्रू स्टेटमेंट है ना। ये इसको मिटा देते हैं वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। आइगन वैल्यू सेम होती है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होती है, ये ट्रू है। अब देखिए रैंक सेम होती है तो ऑब्वियसली नलिटी भी सेम होगी ही, सही ना, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी ही तो बनती है। क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल रैंक प्लस नलिटी, यही देखते हैं। तो जितनी रैंक है, अगर रैंक किसी की सेम है तो नलिटी भी सेम ही होगी। तो 3 ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। आइगन वेक्टर सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वेक्टर मिल सकते हैं। और मैट्रिक्स पर भी डिपेंड करता है, सेम आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग भी डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है। डी इन जनरल सही नहीं है। आइगन वैल्यूज की बात होती है, आइगन वेक्टर की हम इन जनरल बात नहीं करते हैं। तो जो हमारी है, अगर रैंक सेम होगी तो ऑब्वियसली नलिटी सेम हो जाएगी ना। जितनी रैंक उसको ऑर्डर में से घटाओ तो नलिटी सेम आएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये जो है लीनियर एल्जेब्रा का भी कहा जा सकता है या फिर बेसिक एल्जेब्रा का भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन इसमें लगने वाली है, आप पढ़ेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दी है ना। मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी है, 3 आइगन वैल्यू है उसके पास, तो इन तीनों की स्क्वायर का सम क्या होने वाला है। तो हमारे पास इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो हमको जो इक्वेशन दी है x³ 2x² -1 + 1 = 0, 3 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि हम क्या करें, इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालें, मतलब इसके रूट निकालें। और दूसरा ये है कि इसमें बाय थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी जाए, वो भी हम जा सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या हमको इसके रूट मिल रहे हैं। हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं 1 रखती हूँ तो 1 - 2 - 1 + 1, तो यहाँ से तो 0 नहीं मिलने वाला है। अगर मैं -1 रखती हूँ तो मुझे ये कुछ मिलने वाला है, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से भी 0 नहीं मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके 2 रियल रूट हो सकते थे जो मैंने देखे हैं। मैं 2 रख देती हूँ तो 8 - 8 - 2 + 1, हिट एंड ट्रायल से तो ये नहीं हो रहा है। इसके रूट निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा। तो चलिए हम इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन से ही कर लेते हैं। अगर हमारे पास ax³ bx² cx + d इस तरह की हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, जिसके 3 रूट है, λ1 λ2 λ3, इसके 3 रूट हैं। तो हमारे पास कुछ रिलेशन होते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, कुछ इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला होता है λ1 + λ2 + λ3, वो होता है -b/a, है ना। माइनस, अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, -2, तो -b कितना हो जाएगा 2, a तो है ही नहीं, a तो 1 है, तो ये तो आ जाएगा 2। दूसरा होता है λ1 λ2 λ2 λ3 और λ3 λ1, वो होता है c/a अल्टरनेटिव साइन के साथ। c कितना है, -1, a तो डिवाइड में लिखना ही नहीं है। और थर्ड होता है λ1 λ2 λ3, वो होता है -d/a यानी कि -1। तो आप कहेंगी मैम इनको निकाल के क्या कर लेंगे हम, इनको निकाल के हम इसको सोल्व करने वाले हैं। हमें निकालना है λ1 का स्क्वायर, λ2 का स्क्वायर और λ3 का स्क्वायर। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है
लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी बी सी और सी ए। 9th क्लास में पढ़ते हैं, बिल्कुल होती है ना, 9th क्लास में होती है, आइडेंटिटी मुझे अच्छे से याद है। तो अब हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ तो आएगा 2 का स्क्वायर, और लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 यही तो हमें निकालना है, तो इसको तो रहने देते हैं। प्लस 2 टाइम इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू यहाँ पीछे से निकाली हुई है, कितनी है? -1। कितनी है? -1। तो 2 का स्क्वायर 4, ये एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेंगे, ये कितना आ जाएगा? -2, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, ये हमारा एज इट इज़ आएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में है। इसको करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो हमने लगाई है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट। अगर आप बाय आइगन वैल्यू जाने का सोच रहे हैं तो मैंने इसमें देखिए, हम इसकी पॉसिबल फैक्टर रख के देख लेते हैं। हमने रख के देख लिए हैं, ना 1 रखने पे ना -1 रखने पे हमें 0 मिल रहा है, तो हो सकता है कि इसके इमेजिनरी रूट्स बन रहे हों। और इन जनरल क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालना अगर हिट एंड ट्रायल से हो जाते हैं तो ठीक, अदरवाइज निकालना काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो हम ये लगा सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वेश्चन का पर्पस आइगन वैल्यू निकलवाना होता तो वो 2 ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता। वो क्या चाह रहा था? हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाएं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनिशियल, अब डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गई है। देखिए सब तरह के क्वेश्चन आएंगे, मिक्स्ड सेशन है तो सब तरह के आएंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास क्या सॉल्यूशन होने वाला है? यूनिक, टू, इनफाइनेटली और नो सॉल्यूशन। तो अगर आप मेरे सेशन देख रहे हैं तो आप बताएंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको आंख बंद करके डिस्कास्ट कर देना है, मतलब देखना भी नहीं है और डिस्कार्ड कर देना है। वो है ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बताया है, चाहे सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ो, चाहे थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ो, चाहे ओडी पढ़ो, पीडी पढ़ो, जहाँ जहाँ सॉल्यूशन की बात आती है 3 ही तरह के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, है ना। या तो नो सॉल्यूशन होना, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलना, यूनिक सॉल्यूशन, एक अकेला सॉल्यूशन मिल जाना, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाना। नो सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? ऐसा कुछ एब्जर्व सा केस आ जाता है ना, इस तरीके से 0 बराबर 1, इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन, देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब C1 C2 आर्बिटरी कांस्टेंट रह जाते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं रहते हैं तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। 2 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन, 10 सॉल्यूशन, ऐसा कोई केस ही नहीं होता है। अब हमारे पास एक रिजल्ट है। इस इक्वेशन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि dy/dx इक्वल 3y की पावर 2/3 लिखा है और y ऑफ 0 बराबर 0 दिया है। तो आप क्या करें? वेरिएबल सेपरेबल से चले जाएं, वेरिएबल सेपरेबल से चले जाएं और इस तरीके से इसको सॉल्व कर ले अगर आपको रिजल्ट नहीं पता है। y की पावर -2/3 dy, और इस तरीके से अगर आपको नहीं पता है तो इस तरीके से आप क्या करें? इसको सॉल्व कर लें। पीछे लिख देते हैं, यहाँ तो जगह कम है। y की पावर -2/3 + 1 बराबर 3x + c। कितना हो जाएगा? 3 में से 1/3, और ये 1/3 को मैं 3 लिख देती हूँ, माइनस का 3x बराबर c, यानी y की पावर 1/3 - x c/3। अब y की वैल्यू 0 पे 0 है ना, पीछे लिखा है y की वैल्यू 0 पे 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जब मैं 0 पे 0 रखूँगी तो c की वैल्यू भी मुझे क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनने वाला है y की पावर 1/3 बराबर x, या फिर यूँ कहूँ कि y बराबर x³ जो है हमारा, इसका आंसर होने वाला है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर c बचा ही नहीं है, c बचा ही नहीं है, मतलब आर्बिटरी कांस्टेंट बचा ही नहीं है। तो जब कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट ना हो तो उस कंडीशन में निकलता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या निकलता है? यूनिक सॉल्यूशन। तो ये मेथड तो तब आएगी आपको जब आपको क्या हो? रिजल्ट पता ना हो। एक ऐसा चमत्कारिक रिजल्ट जो मैंने आपको करवाया था। क्या होता है रिजल्ट? यहीं कहीं स्लाइड पे लिख देती हूँ मैं। यहाँ
ये सॉल्यूशन हटा देती हूँ। ये टाइप आपको पता होंगे, आई नो काफ़ी पुराने हैं ये तो, और काफ़ी बार हम कर चुके हैं, तो ये आपको पता होंगे कि 3 ही तरह के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। 2 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन, 1500 सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन, काउंटेबल सॉल्यूशन, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। रिजल्ट क्या है ध्यान से देखेंगे। एक रिजल्ट होता है जो हमारी यूनिकनेस और एग्जिस्टेंट थ्योरम होती है उससे डिराइव्ड करते हैं कि अगर dy बाई डी एक्स बराबर ए वाई की पावर अल्फा है, जहाँ अल्फा बिलोंग करता है 0 और 1 में, तब अगर ए बड़ा है 0 से तो उस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। और अगर ए छोटा है 0 से तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने वाले हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने वाले हैं। ये रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट आपको पता होता तो विद इन 5 सेकेंड आप कर लेते हैं। यहाँ पर ए कितना है 3, 0 से बड़ा है। अल्फा कितना है 2/3, मतलब 0 और 1 के बीच में बिलोंग भी करता है। तो यहाँ से आप यूनिक सॉल्यूशन बता देते हैं। आपको ये इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की भी आपको ज़रूरत नहीं थी। बट ऐसा भी हो सकता है कि इतने सारे रिजल्ट हम पढ़ते हैं तो ये रिजल्ट आपके माइंड से स्किप हो जाए, तब उस कंडीशन में आप फटाफट से वेरिएबल सेपरेबल लगा के सॉल्व कर लेते हैं, इतना टाइम इसमें नहीं लगता है। ओके, तो और कितने क्वेश्चंस रहते हैं हमारे? 2 क्वेश्चन और रहते हैं आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट इनकरेक्ट। चलिए कर ही लेते हैं। कभी मुझे ऐसा लगा कि कहीं सेशन लंबा ना हो जाए, बट ठीक है, ज़्यादा लंबा सेशन स्टूडेंट देखते नहीं है, ऐसा मुझे ऑब्जर्वेशन है मेरा। हमको ये दिया है, अब क्या, अब कौन सा सवाल आ गया? अब आ गया कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन देखते ही सीधे क्या लगा देना है? क्या लगा देना है बताएं, जो मैं आपको हर बार बताती हूँ, ब्रह्मास्त्र लगा देना है। ये है हमारा COV का ब्रह्मास्त्र, जिसका नाम है द वन एंड ओनली यूलर लेग्रांजेस इक्वेशन। यूलर लेग्रांजेस इक्वेशन लगाएंगे, इस फंक्शनल को सोल्व करेंगे। देखिए जो गिवन है इतना सारा, इसको हम मान लेते हैं f, डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका तो 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो y डैश बचेगा। इसका क्या हो जाएगा? 0, और इसका क्या हो जाएगा? 1, माइनस डी बाई डी एक्स। अब पार्शियल डेरिवेटिव करना है y डैश के रिस्पेक्ट में, y डैश मतलब डेरिवेटिव, तो जब y डैश के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव 2y डैश अपॉन y, प्लस इसका करेंगे तो y डैश का तो 1 और y बचेगा, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव 1, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 बराबर 0। y डैश प्लस 1 ऐसा ही, डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा y का डबल डेरिवेटिव, माइनस माइनस y का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 0, y से y कटा, हमारे पास बचा है y डबल डैश बराबर 1। हमें डबल डैश नहीं चाहिए, हमें y अकेला चाहिए, तो हम करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x और एक कांस्टेंट c1। फिर से हम करेंगे तो वापस से डेरिवेटिव हट जाएगा, x का हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस c1x प्लस c2, ये हो गया है। अब हमको क्या करना है? c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है। तो c1 और c2 की वैल्यू के लिए यहाँ पर कंडीशन गिवन होनी चाहिए थी। आई थिंक यहाँ पर जो है कुछ तो इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए, अदरवाइज हम c1 c2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमको c1 c2 की वैल्यू निकालने, देखिए x² अपॉन 2 सब में है, c1x भी है सब में, तो अगर हम कोई इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होगी तो हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पर मैंने जो है क्रॉप करने में इसको, जो मुझे लग रहा है कि इसकी इनिशियल कंडीशन आइदर या तो गिवन होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए इसकी इनिशियल कंडीशन तो होगी, अगर इनिशियल कंडीशन हमको कुछ गिवन नहीं होगी तो हम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कुछ बाउंड्री कंडीशन, कुछ इनिशियल कंडीशन, कुछ तो गिवन होगी, अदरवाइज हम इसकी जो क्या है कैसे निकालेंगे हम बाउंड्री वैल्यू? अगर बाउंड्री नहीं होगी तो हम c1 c2 कैसे निकालेंगे? तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ, कर लूँगी मैं। अभी तो PDF अलग पड़ा है हालांकि, तो मैं इसे चेक करके और आपको क्या करूँगी, जब मैं PDF अपलोड करूँगी तो आई विल प्रोवाइड यू व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ इट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। हमको फिर से फंक्शनल दिया है, इसका एक्सट्रीमाइज निकालना है, मतलब मैक्सिमा या मिनिमम निकालना है, ये इसकी बात कर रही हूँ। अगर इस तरह की कंडीशन हमको गिवन ना हो
तो हम C1 C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसमें भी श्योरली गिवन होगी, मैं आपको चेक करके बता दूंगी। तो चलिए इसमें भी ब्रह्मास्त्र लगाते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। तो ये हमारा एफ है। डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे 2y माइनस डी बाई डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करेंगे तो 2y डैश आ जाएगा बराबर 0, माइनस का 2y ऐसा ही और माइनस का 2y डबल डेरिवेटिव ऐसा ही है ना, इसका हो जाएगा डबल डेरिवेटिव। तो 2 तो दोनों तरफ से गया, y डबल डैश प्लस y बराबर 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसके बनते हैं y बराबर c1 cos x प्लस c2 sin x। कैसे बनते हैं, बहुत बार सोल्व कर चुके हैं हम। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, क्योंकि आई थिंक इसको हमने कम से कम 15 बार से ज़्यादा बार सोल्व किया होगा। m बराबर प्लस माइनस आयोटा। जब कॉम्प्लेक्स रूट निकलते हैं तो पीरियोडिक सॉल्यूशन आता है। ये लाइन बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं। जब कॉम्प्लेक्स रूट निकलते हैं तो पीरियोडिक सॉल्यूशन आता है c1 cos x c2 sin x। अब यहाँ c1 c2 की वैल्यू इससे निकालेंगे। पहली कंडीशन है y 0 पे 1 है, c1 cos 0 1 sin 0 0। यहाँ से c1 की वैल्यू मिल गई 1, मिल गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। c1 की वैल्यू तो 1 मिल गई, cos 0 पे 1 और sin 0 पे 0 बिल्कुल। तो हमें y मिल गया cos x प्लस c2 sin x। अब सेकेंड कंडीशन जो हमको गिवन है वो है y की वैल्यू 2 पाई पे 1 है। इफ़ आई एम नॉट इनकरेक्ट यही है, 2 पाई पे 1 है बिल्कुल है। तो देखिए y तो 1 हो गया है, cos 2 पाई प्लस c2 sin 2 पाई। अब साइन तो पाई के हर मल्टीपल पे 0 हो जाता है और cos 2 पाई पे 1 होता है। तो जब ये जब हमारे पास ये वाली कंडीशन बनती है ना, मतलब हमारे पास c2 तो रह गया, c2 तो हमारे पास फाइंड करना रह गया, मतलब एक आर्बिटरी कांस्टेंट हमारे पास बच गया। 1 इक्वल 1 या फिर एक आर्बिटरी कांस्टेंट जब हमारे पास बच जाए तो हमारे पास होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों, c2 मेरे पास बच गया, मेरा मन हो तो c2 को 1 दे दूँ, मेरा मन हो तो c2 को 2 दे दूँ, 5 वैल्यू दे दूँ, 6 वैल्यू दे दूँ, 1000 दे दूँ, इनफाइनाइट नहीं सॉरी साइन दे दूँ, कोस दे दूँ, जो मेरा मन हो c2 को मैं वो वैल्यू दे सकती हूँ। तो c2 मेरे पास आर्बिटरी है, c2 के पास इनफाइनाइटली मेरी चॉइस है, c2 का जो मन होगा वो वैल्यू लेगा। तो यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी आने वाले हैं, क्योंकि एक आर्बिटरी कांस्टेंट हमारे पास रह गया है। c2 की वैल्यू हम यहाँ से डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं, और जब भी 1 इक्वल 1 इस तरह की कंडीशन आती है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। यस, सो फ्रेंड्स अ वेरी थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। आपने बिल्कुल +2 और 0 करके देख लिया होगा वीडियो के। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्या आप अच्छे से स्कोर कर पाए हैं या नहीं। अगर कर पाए हैं तो वेरी ऑल द बेस्ट, नहीं कर पाए हैं तो फटाफट से अपनी प्रैक्टिस बूस्ट कर लीजिए, अपने आप को इवेल्युएट करिए। अगर आपने कोर्स नहीं ज्वाइन करा है तो वेरी फास्ट आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास 35 से 40 दिन रहते हैं। एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक अच्छा थ्रो दे सकती है। कम से कम आप 50% लेवल आपका अप हो सकता है अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस से, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको बहुत मिल जाएंगे आई नो, बट क्वेश्चन की क्वालिटी भी तो मैटर करनी चाहिए। क्वांटिटी बल्क भर के क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे। कुछ आती है मोटी बुक्स जिसमें बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, वो बात नहीं है। आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, आपकी एग्जाम का लेवल क्या है ना, उस लेवल के क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या है, कौन सा ट्रेंड किस टॉपिक में चल रहा है, वो सब इवेल्युएट करने का एज अ स्टूडेंट आपके पास टाइम नहीं है, तो वो हमने इवेल्युएट किया है। इसीलिए तो हमने कोर्स लॉन्च करा है। हमने वो बिल्कुल जो है पैटर्न ऑब्जर्व करके निकाला है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। हर अलग अलग पॉसिबल जगह से क्वेश्चन को इकट्ठा करना, उनके सही आंसर निकालना, उनको डिटेल में बताना, ये सारा वर्क हमने आपके लिए कर लिया है।
तो आपको बस कोर्स को ज्वाइन करना है और फटाफट से प्रैक्टिस करनी है। तो ज्वाइन वेरी फास्ट, फटाफट से मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नंबर आपको प्रोवाइडेड है, अगर कोई भी आपको क्वेरी रहती है तो आप उस पर SMS कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।